हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम क्लास 12 फिजिक्स के बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन पे चर्चा करेंगे। एनसीईआरटी के अनुसार टॉपिक वाइज समझेंगे और हर टॉपिक के बाद एमसीक्यू का अभ्यास करेंगे। यह वीडियो एमपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड व अन्य बोर्ड के लिए उपयोगी है। तो आइए शुरुआत करते हैं। इंट्रोडक्शन, भूमिका। प्यारे विद्यार्थियों, क्या आप डिस्चार्ज ट्यूब, विसर्जन नलिका के बारे में जानते हैं? तो आपको यह पता होगा विद्यार्थियों कि जो एयर, वायु जो होती है, सामान्य दाब पर, वायु सामान्य दाब पर, नॉर्मल प्रेशर पर विद्युत की कुचालक होती है। यानी एयर जो है नॉर्मल प्रेशर पर बैड कंडक्टर होती है। ठीक है भाई, इलेक्ट्रिसिटी की बैड कंडक्टर होती है, ये बात हमें जानकारी में। तो एक साइंटिस्ट है विलियम क्रूक्स। विलियम क्रूक्स आपने इस ट्यूब के दाब को क्या किया? कम किया। यहां पर हम लगभग 10,000 वोल्ट का विभवांतर पोटेंशियल अप्लाई कर देते हैं। ठीक, अब जैसे ही आप यहां के क्या करेंगे, दाब को, प्रेशर को घटाएंगे, तो नली के अंदर जैसे ही आपने प्रेशर को कम किया, यानी 10⁻⁻² मिलीमीटर मर्क्यूरी पारा, तो जैसे ही आपने दाब को कम किया, तो ये जो एयर है बच्चों, ये एयर क्या हो जाएगी? विद्युत की सुचालक हो जाएगी, कंडक्टर हो जाएगी इलेक्ट्रिसिटी के लिए। और अब यहां क्या होता है कि यहां से, इस कैथोड से इस एनोड की ओर कुछ रेज निकलती है। एक कैथोड से एनोड की ओर रेज निकलती है, और इन रेज को हम कैथोड रेज या कैथोड किरणें कहते हैं। कैथोड किरणें कहते हैं। समझ में आई बात कि वायु जो होती है सामान्य दाब पर विद्युत की कुचालक है। सामान्य दाब पर वायु विद्युत की कुचालक है। जैसे ही दाब कम किया जाएगा, ये विद्युत की सुचालक हो जाएगी। यानी कि एयर जो होती है नॉर्मल प्रेशर पर कैसे है? इलेक्ट्रिसिटी के लिए बैड कंडक्टर है। जैसे ही प्रेशर को डिक्रीज किया, ये क्या हो गई? कंडक्टर हो गई। इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास होने लग गई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। ठीक, और इसी फिनोमिना को विसर्जन नलिका या फिर विसर्जन, विद्युत विसर्जन, ठीक, यानी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के नाम से जाना जाता है। कैथोड किरणें के बारे में, कैथोड किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। जे थॉमसन साहब ने यह बताया कि कैथोड किरणों पर ऋणावेश होता है। कैथोड किरणों पर ऋणावेश होता है, और इसी कारण से उन्होंने इसको कहा, इलेक्ट्रॉन नाम दिए। जे थॉमसन साहब ने कैथोड किरणों पर ऋणावेश होता है, और इस कारण से उन्होंने इसको क्या नाम दिया? इलेक्ट्रॉन नाम दिया। ठीक है, ये काम है। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, सभी को पता, -1.6 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन पे पूछेंगे तो प्लस में। उसके बाद मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻31 kg होता है। ठीक, अब E/m, यानी कि आप चार्ज को मास से डिवाइड कर लें, आवेश को द्रव्यमान से भाग लगा दें, तो आपको विशिष्ट आवेश यानी स्पेसिफिक चार्ज मिलेगा। 1.6 10⁻⁻19 को डिवाइड करना है 9.1 10⁻31 से। प्यारे विद्यार्थियों, यहां से आएगा 1.6 10⁻11। चार्ज की यूनिट कूलाम और मास की किलोग्राम, तो कूलाम पर केजी। स्पेसिफिक चार्ज, वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक चार्ज 1.6 10⁻11, और विशिष्ट आवेश का मान 1.6 10⁻11 कूलाम पर केजी है। यह भी आपको पता होना चाहिए, ये बोर्ड एग्जाम में आता है, पूछा जाता है। ठीक, अब एक और साइंटिस्ट हुए हैं मिलीकन। मिलीकन ने क्या बताया? मिलीकन ने यह बताया, उन्होंने एक प्रैक्टिकल किया, एक एक्सपेरिमेंट है उनका, ऑयल ड्रॉप मॉडल, तेल बूंद सिद्धांत। उसके आधार पर उन्होंने बताया आवेश के क्वांटीकरण के बारे में, कि प्रकृति में आवेश जो होता है एक निश्चित न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणज होता है। इन नेचर
चार्ज इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ मिनिमम पॉसिबल चार्ज। ठीक है, तो चार्ज जो होता है मिनिमम पॉसिबल चार्ज का क्या होता है, एक पूर्णांक गुणज होता है, इंटीजर मल्टीपल होता है। ठीक है, ये अपने को याद होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश -1.6 गुणित 10 की घात -19 कूलम, इसको भाग लगाया 9.1 गुणित 10 की घात -31। और जो मिलिकन साहब है इसके लिए इनको नोबेल अवार्ड भी मिला हुआ है। तो ये सारी बातें आप जब एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो उसके इंट्रोडक्शन में आपको ये चीजें मिलेगी। तो इससे रिलेटेड अब एमसीक्यू की बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहला क्वेश्चन है द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। ये अभी हाल हमने निकाला, कैसे निकाला था, E/m मेथड से। ठीक है, तो 1.6 × 10⁻11 कूलम पर kg ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन वाज फर्स्ट डिटरमाइंड बाय, इलेक्ट्रॉन का आवेश सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया, ये बताना है। सर्वप्रथम ज्ञात किया गया थॉमसन ने, मिलिकन ने, रोजोन ने या फेराडे ने। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले डिटरमाइन करने वाला साइंटिस्ट है मिलिकन, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैथोड किरणों पर आवेश होता है, द चार्ज ऑन द कैथोड रे इज, ऋण आवेश निगेटिव, धन आवेश पॉजिटिव, पॉजिटिव एवं नेगेटिव, धन और ऋण आवेश, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमें जे थॉमसन साहब ने क्या कहा था, कैथोड किरणें जो होती है ऋण आवेशित होती है, और इसी कारण से उन्होंने इनको नाम दिया था, क्या दिया था भैया, इलेक्ट्रॉन नाम दिया था। तो कैथोड किरणों पर ऋण आवेश होता है, रट लेना बिल्कुल, पक्के प्रश्न एग्जाम में आने जैसे प्रश्न है एक। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो ये हमें बिल्कुल पता है कि 1.6 × 10⁻19 होता है, पर सारे ही ऑप्शन 1.6 × 10⁻19 है। तो अब हमें चार्ज सोचना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज आवेश ऋणात्मक होता है, तो ऋण वाला यानी कि -1.6 × 10⁻19 कूलम। अगर प्रोटॉन के लिए यही क्वेश्चन आता है बच्चों, तो आप क्या लिखोगे, +1.6 × 10⁻19। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया था, हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रॉन। भाई इलेक्ट्रॉन के आविष्कारक कौन है, प्लांक है, मिलिकन है, जे थॉमसन है या रदरफोर्ड है। तो हमने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि जो कैथोड किरणें हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती हैं। अभी कहा था ना मैंने, कैथोड किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती है, और कैथोड किरणों पर जो ऋण आवेश होता है, और जे थॉमसन साहब ने कहा कि कैथोड किरणों को क्या, जो ऋण आवेशित पार्टिकल है, कण है, उसको उन्होंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन कहा। किसने कहा बच्चों, जे थॉमसन ने। तो इलेक्ट्रॉन के आविष्कारक कौन हुए, जे थॉमसन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब टॉपिक इलेक्ट्रॉन इमिशन, अगला टॉपिक है इलेक्ट्रॉन इमिशन। किसी धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, किसी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करना, बाहर निकालना। अब किसी भी सतह से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको उसको क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी, ऊर्जा देनी पड़ेगी। आप समझो इस बात कि किसी भी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए ऊर्जा देनी पड़ेगी। हमें चलने के लिए ऊर्जा चाहिए होती है, उसी प्रकार से उन इलेक्ट्रॉनों को भी उस धातु की सतह से छोड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। जैसे किसी कंपनी में कोई नौकरी कर रहा है, उस कंपनी से उसे निकालकर दूसरी कंपनी में ले जाने के लिए उसे ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं, एक्स्ट्रा ऊर्जा देनी पड़ती है। तो इलेक्ट्रॉनों को एक सफिशिएंट एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, यानी कि एक पर्याप्त ऊर्जा उसको आपको देनी पड़ेगी, तभी इलेक्ट्रॉन सतह से बाहर आएंगे। और इलेक्ट्रॉनों के बाहर आने को हम इलेक्ट्रॉनिक इमिशन कहते हैं। और जिस एनर्जी के कारण, जिस ऊर्जा के कारण इलेक्ट्रॉन बाहर आए हैं, उसे वर्क फंक्शन कहा जाता है। When a metal surface emit electron due to external factor like heat, light या electric field is called electron emission. इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन जब किसी धातु की सतह से बाहरी कारणों से, जैसे गर्मी, प्रकाश या विद्युत शक्ति के प्रभाव से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो उसे हम इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहते हैं। और एक और चीज मैंने इसमें आपको बताई कि कार्यफलन, वर्क फंक्शन, जो एनर्जी आप दे रहे हैं, चाहे हीट के माध्यम से दे रहे हैं, चाहे लाइट के माध्यम से दे रहे हैं, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड के माध्यम से दे रहे हैं, उस हीट को,
उस एनर्जी को क्या कहते हैं बच्चों, वर्क फंक्शन कहते हैं। ठीक, तो आपको पता होना चाहिए वर्क फंक्शन के बारे में। एक चीज और आपने पढ़ी, वर्क फंक्शन कार्यफलन, याद रखिएगा। ठीक है, कि किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता है, जिस न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता है, उस ऊर्जा को कार्यफलन कहते हैं। जो मिनिमम एनर्जी है जिससे इलेक्ट्रॉन इमिट होने के लिए नेसेसरी है, उस एनर्जी को वर्क फंक्शन बोलते हैं। क्लियर होना चाहिए। ठीक, तो अब टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इमिशन, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिशन, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के प्रकार 3 प्रकार से हो सकते। पहला, हीट के माध्यम से। आपने उसको क्या दी, हीट दी, उष्मा दी। उष्मा दी तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। आप भी आराम से कहीं बैठे हुए और वहां आग लग जाए तो आप भागोगे कि नहीं भागोगे, भागोगे। उसी टाइप से इलेक्ट्रॉन भी भागते हैं, सामान्य सी बात है। ठीक है, यानी कि थर्मोनिक इमिशन, इसका हिंदी नाम तापायनिक उत्सर्जन भी है, तापायनिक उत्सर्जन। तो इलेक्ट्रॉन आर इमिटेड व्हेन द मेटल इज हीटेड, जब धातु को गर्म किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। कैथोड इन वैक्यूम ट्यूब्स, वैक्यूम ट्यूब में जो कैथोड होते हैं वो इसके एग्जांपल हो सकते हैं। इसकी 2 शर्तें मैं आपको बता रहा हूं, याद रखिएगा, काम आएगी। 2 कंडीशन में बता रहा हूं। शर्त, पहली शर्त, जो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट आप समझ गए होंगे, हिंदी में कहते हैं गलनांक, निम्न होना चाहिए कि उच्च होना चाहिए। तो गलनांक बच्चों उच्च होना, क्योंकि अगर आपका गलनांक निम्न हुआ तो जैसे ही आपने उष्मा दी वो मेटल क्या हो जाएगी, पिघल जाएगी, वो धातु पिघल जाएगी। तो गलनांक उच्च होने से वो धातु पिघलेगी नहीं, देर से पिघलेगी। और जो वर्क फंक्शन है बच्चों, वर्क फंक्शन यानी कि हिंदी में कहते हैं कार्यफलन, कार्यफलन लो होना चाहिए। वर्क फंक्शन उसका क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, यानी कम ऊर्जा पे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाए। वही चाहेंगे ना भाई, कम ऊर्जा लगे। मतलब कंपनी वाला क्या चाहता है, एक दूसरी कंपनी से व्यक्ति को लेना तो चाहता है, पर वो ये चाहता है कि कम पैसा दे और उसका काम हो जाए, कम ऊर्जा लगे और गलनांक उच्च हो। ठीक, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट उसका हाई होना चाहिए। ये पहली टाइप है थर्मोनिक इमिशन, तापायनिक उत्सर्जन। ठीक, यानी कि गर्म करने से अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं तो उसको आप क्या कहोगे, तापायनिक उत्सर्जन कहेंगे। ठीक, यानी कि इलेक्ट्रॉन आर इमिटेड व्हेन द मेटल इज हीटेड, हीट देने से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। ठीक, याद रखिएगा। इसकी कंडीशन, शर्तें भी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट, अगली टाइप है आपकी फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। हिंदी में फोटो इलेक्ट्रिक उत्सर्जन या प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब पहला काम कर लिया अपन ने, हीट दी, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो गए भैया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। अब आप उसको लाइट डाले, उसके ऊपर प्रकाश डाले, प्रकाश डालने से अगर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। तो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड व्हेन लाइट फॉल्स ऑन द मेटल सरफेस, जब धातु की सतह पर प्रकाश गिरता है तो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। कौन आते हैं इसके एग्जांपल्स में, क्या हो सकता है, सोलर सेल्स इसके उदाहरण है। ठीक, सोलर सेल्स आ सकते हैं। अगला जो टाइप है, अगली टाइप है क्षेत्रीय उत्सर्जन, फील्ड इमिशन। हम अगर हायर उसमें क्या कर दें, उच्च प्रबल विद्युत क्षेत्र में रख दें, यानी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको रख दें, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से इलेक्ट्रॉन अगर इमिट होते हैं तो उसको बोलते हैं बच्चों फील्ड इमिशन। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड पुल इलेक्ट्रॉन आउट द सरफेस, मजबूत विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रॉन को सतह से बाहर खींच लेता है। तो एग्जांपल्स में आप लिखना चाहें तो कोल्ड कैथोड्स इसके एग्जांपल हो जाएंगे। ये फील्ड इमिशन है, क्षेत्र उत्सर्जन है। हमने अभी इलेक्ट्रॉनिक इमिशन,
इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने की जो प्रोसेस होती है वो पढ़ा, उसकी टाइप्स पढ़ी, 3 टाइप्स अपन ने पढ़ी। वैसे कुछ बुक्स में सेकेंडरी इमिशन भी आपको एक टाइप मिलेगी, 4 टाइप पढ़ते हैं वैसे तो सेकेंडरी इमिशन, पर एनसीईआरटी में चौथी सेकेंडरी वाली नहीं दी गई है, इसलिए मैं यहाँ नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, मतलब इससे रिलेटेड एमसीक्यू की बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट टाइप द इमिशन ऑकर्स ड्यू टू हीट एनर्जी, गर्मी की ऊर्जा के कारण कौन सा उत्सर्जन होता है? सोचो, थर्मोनिक इमिशन, तापायनिक उत्सर्जन, याद आ गया, हीट देने से ऊर्जा बाहर। ठीक, तो कौन सा इमिशन? थर्मोनिक इमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक पूछे तो प्रकाश, फील्ड इमिशन पूछे तो आपका प्रबल विद्युत क्षेत्र, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। और सेकेंडरी इमिशन में क्या होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की बौछार कराई जाती है, तो वो अपने को पढ़ना नहीं है, पर याद रखें कि ये 4 टाइप के इमिशन है। तो गर्मी के कारण इलेक्ट्रॉन बाहर आना थर्मोनिक इमिशन, तापायनिक उत्सर्जन। फोटो इलेक्ट्रिक उत्सर्जन का क्या कारण है? गर्मी की ऊर्जा, प्रकाश की ऊर्जा, विद्युत क्षेत्र, उच्च ऊर्जा के कण, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड, हाई एनर्जी पार्टिकल। अरे बताओ कौन होते हैं? तो सभी को पता, मैंने बहुत अच्छे से बताया। कौन? लाइट एनर्जी, प्रकाश की ऊर्जा। ठीक है, प्रकाश की ऊर्जा के कारण इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। यहां परीक्षा में फोटो इलेक्ट्रिक ना लिखे और प्रकाश विद्युत उत्सर्जन लिखे तो भी उत्तर प्रकाश की ऊर्जा ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन का प्रकार नहीं है, जो शामिल नहीं है? थर्मोनिक इमिशन यानी कि तापायनिक उत्सर्जन, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, चुंबकीय उत्सर्जन, है ना, ये मैग्नेटिक इमिशन है। यहां पर मैग्नेटिक प्रिंट नहीं है, मैग्नेटिक इमिशन, फील्ड इमिशन, क्षेत्रीय उत्सर्जन। ठीक है, अब देखो हमने पढ़ा, थर्मोनिक पढ़ा, फोटो इलेक्ट्रिक पढ़ा, फील्ड पढ़ा, पर ये मैग्नेटिक वाला नहीं पढ़ा है, चुंबकीय उत्सर्जन वाला हमने नहीं पढ़ा। तो कौन शामिल नहीं है? चुंबकीय उत्सर्जन शामिल नहीं है। देखो 4 ही होते हैं, अब एग्जाम में बिल्कुल पक्का दिमाग के रख के जाना कि 4 ही टाइप हमें पढ़नी है, थर्मोनिक, फोटो इलेक्ट्रिक, फील्ड और सेकेंडरी। सेकेंडरी तो हमारी बुक में दी भी नहीं हुई है, पर कभी ऑब्जेक्टिव में कहीं शामिल कर ले तो सेकेंडरी वाला भी करेक्ट है, तो वो टाइप्स में आता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना आर इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड व्हेन अ मेटल इज हीटेड, निम्नलिखित में से किस घटना में धातु को गर्म करने पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हो? अरे बाप रे, अभी तो बड़ा क्या देते हैं, कैसे निकलते हैं? हीट देने से, उष्मा देने से। तो कौन सा उत्सर्जन है उष्मा देने से निकलने वाला, हीट से निकलने वाला? कौन सा है? थर्मोनिक इमिशन, जिसको तापायनिक उत्सर्जन भी हम कहते हैं। देखो ये चारों ही के नाम यहाँ बार बार आ रहे हैं, रट जाना चाहिए एक एक चीज। अगले पर, व्हाट इज द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, मैंने एक धातु का कार्यफलन क्या है? मैंने क्या कहा आपको, किसी एक कंपनी से दूसरी कंपनी में एम्प्लॉय को तोड़ने के लिए क्या देना पड़ेगा? उससे ज्यादा पैसा, उससे ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो भैया यहां पर भी तो उसको, पर एक मिनिमम इतना तो मिलना ही चाहिए भाई। एम्प्लॉय एक कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में कब जाएगा? वो लगा भाई इतना तो दे दे, कम से कम इतना देगा तभी छोड़ के जाऊंगा। तो द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, सतह से इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा। ठीक है, यानी कि द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस, ये वर्क फंक्शन होता है। डेफिनेशन में भी आप लिख सकते हैं। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क फंक्शन, कार्यफलन की एसआई इकाई क्या है? जूल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वोट, बोथ 1 and 2, 1 and 1 और 2 दोनों। देखो बच्चों, वर्क फंक्शन एक टाइप की ऊर्जा है, कार्य है। कार्य का जो मात्रक होता है जूल होता है। एक तो जूल तो सही होना ही है, तय है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी ऊर्जा का मात्रक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी ऊर्जा का मात्रक, इसीलिए हमारा जो उत्तर है वो 1 और 2 दोनों, बोथ 1 and 2। ठीक, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ना,
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव। इसकी भी मैं आपको थोड़ी कहानी बता देता हूं और उस कहानी के बाद हम सारे ऑब्जेक्टिव करेंगे। ठीक, प्रकाश विद्युत प्रभाव की कहानी, सबसे पहले तो हमें यह पता चल गया कि भाई अगर हम कैथोड के ऊपर क्या करें, अगर लाइट डाल दें, कैथोड के ऊपर अगर हम लाइट डाल दें तो इसके एक एंड से जो है इलेक्ट्रॉन दूसरे एंड तक आसानी से चले जाएंगे। ठीक है, यानी कि हमें ये पता चला कि भाई उस पर अगर लाइट डालते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह तक चले जाते हैं। यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फिनोमिना वेयर इलेक्ट्रॉन आर इमिटेड फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन लाइट अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी फॉलोइंग। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव वो प्रक्रिया है जिसमें किसी धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन निकले। एक फिक्स आवृत्ति, एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश पड़े उसके ऊपर, एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी की लाइट अगर आप उस पर डालते हैं तो इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे और इस फिनोमिना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम लोग बोलते हैं। यानी कि एक जो फिक्स, एक तो आवृत्ति की वाली कहानी यहां पर कि न्यूनतम आवृत्ति उसमें होना चाहिए, पहली कहानी क्लियर होनी चाहिए कि एक तो न्यूनतम आवृत्ति चाहिए और उस न्यूनतम आवृत्ति को देहली आवृत्ति या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के नाम से जाना जाता है। भाई इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो कम से कम फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट है उस फ्रीक्वेंसी को देहली आवृत्ति के नाम से जानते हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए। प्रकाश विद्युत प्रभाव मोटी मोटी बातें बता रहा हूं, ठीक है। और फिर आते हैं अगली बात पर कि इसका जो एक्सप्लेनेशन आइंस्टाइन साहब ने दिया, उससे पहले एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने फोटोन के बारे में बताया, प्लांक साहब। ठीक है, फोटोन कॉन्सेप्ट, फोटोन की अवधारणा। फोटोन की अवधारणा बताई कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे फोटोन से बना, यानी कणों से बना होता है। लाइट कंसिस्ट ऑफ एनर्जी पैकेट्स इज कॉल्ड अ फोटोन। प्रकाश छोटे छोटे पैकेट से मिलकर बना होता है और इसी को आप क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। ये किसने बताया, तो ये मैक्स प्लांक साहब ने फोटोन के बारे में बताया। ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाली एक कहानी हमने बताई। दूसरी बात, हम लोग जब फोटोन के बारे में मालूम पड़ेगी तो फोटोन की जो ऊर्जा होती है वो होती है E इज इक्वल्स टू एच न्यू। ठीक है, E इज इक्वल्स टू एच न्यू, ये फोटोन की ऊर्जा हो गई। न्यू यहां पर वही आवृत्ति है, एच प्लांक नीतांक होता है। ठीक, एच होता है आपका प्लांक नीतांक। तो अगर एच इज इक्वल्स टू ई बाई न्यू करो तो न्यू ई ऊर्जा है, ऊर्जा का मात्रक जूल, न्यू आवृत्ति का सेकेंड इनवर्स यानी कि जूल सेकेंड। एच की वैल्यू फिक्स होती है बच्चों 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ये भी अपने को याद होनी चाहिए। फिर आइंस्टाइन साहब का एक इक्वेशन है जिसको आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस कहते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के दो भाग हैं। हम लोग जो ऊर्जा उसको दे रहे हैं, ऊर्जा दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट होती है, दो भागों में बढ़ती है। पहला भाग उसके वर्क फंक्शन में, कार्यफलन, पहला भाग जो खर्च होता है उसके कार्यफलन में, और दूसरा भाग जो खर्च होता है उसको काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा प्रदान करने में खर्च होता है। ये दो भागों में ऊर्जा खर्च होती है, पहली कार्यफलन में, दूसरी गतिज ऊर्जा प्रदान करने में। तो E इज इक्वल टू, अगर मैं यहां चाहूं कि फाई की जगह तो एच न्यू नॉट, न्यू नॉट क्या है तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी देहली आवृत्ति, प्लस के। अगर आप K इज इक्वल टू लिखेंगे तो एच न्यू माइनस एच न्यू। अगर आप इसको न्यू इज इक्वल टू एच सी बाई लेमड़ा भी लिख सकते। ये गतिज ऊर्जा का फार्मूला भी आप लोग यहां लिखना चाहें तो ये कुछ कहानियां हैं। अब देखो इसमें कुछ चीजें और मैं आपको महत्वपूर्ण पॉइंट्स क्लियर कर देता हूं। ठीक है, उसमें एक पॉइंट तो ये है कि निम्न आवृत्ति से, उस जो आवृत्ति है उससे कम आवृत्ति पे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी के साथ साथ आपको कुछ चीजें और याद रखना। ये कीवर्ड है ना,
ये जो की ऑब्जर्वेशन जो मैं यहाँ लिख रहा हूं वो है, देखो क्या है, पहला की ऑब्जर्वेशन है कि नो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर प्रकाश की आवृत्ति सीमा कहें या इसको दहली आवृत्ति कहें, से अगर कम है तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, ये बात तय होनी चाहिए। ठीक, फिर भले ही इंटेंसिटी कितनी ही क्यों ना हो, इंटेंसिटी भले ही कितनी हो, अगर आपकी आवृत्ति न्यूनतम आवृत्ति तक आप नहीं पहुंचते तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकले। ठीक, दूसरी महत्वपूर्ण बात जो तीव्रता वाली बात है, इंटेंसिटी वाली बात, नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यानी कि कितनी करंट निकलेगा, कितनी धारा बहेगी, ये डिपेंड करेगा तीव्रता पर, इंटेंसिटी पर। निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करते हैं, लेकिन उसकी ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति पर नहीं, लेकिन उसकी ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति पर नहीं, है ना। यानी कि हमें पता चल गया कि जो तीव्रता है, निकलने वाले इलेक्ट्रॉन संख्या प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है, लेकिन उसकी ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति पर नहीं। ठीक है, ये बातें हमें क्लियर होनी चाहिए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स करते हैं किस पर, तो इंटेंसिटी पर। अच्छा, एक और बात ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन क्या मैंने जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, यानी कि न्यूनतम आवृत्ति है, दहली आवृत्ति है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, उसको अवेलेबल करा दी, पर मेरी इंटेंसिटी बहुत कम है, तो क्या इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? तो हाँ, बिल्कुल निकलेंगे। करंट फ्लो होगा तो हाँ होगा, पर कम होगा, क्योंकि इंटेंसिटी कम। ज्यादा इंटेंसिटी कर देंगे तो करंट ज्यादा फ्लो होने लग जाए। इस कहानी को बिल्कुल दिमाग में रखिएगा, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये की पॉइंट्स मैंने आपको लिए बनाए हैं। अब क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पर एमसीक्यू पे चर्चा करते हैं। इन विच एक्सपेरिमेंट वाज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फर्स्ट ऑब्जर्व? फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव का पहला अवलोकन किस प्रयोग द्वारा किया गया था? देखो, जो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट इसका है, ठीक है, वो किसने किया? तो वो हर्ट्ज ने किया। ठीक है, इसका जो पहला एक्सपेरिमेंट है वो हर्ट्ज का प्रयोग था। ठीक है, उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन हॉलवेक्स और लेनार्ड ने किया, और उसके बाद आइंस्टाइन द्वारा फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन और इसके बारे में बताया गया। अल्बर्ट आइंस्टाइन को तो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस के लिए नोबेल अवार्ड भी मिला है। ठीक है, और उन्हीं को झूठा साबित करने के चक्कर में मिलीगन साहब ने जो ऑयल ड्रॉप मॉडल दिया, तो उनको भी इसका जो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज उन्होंने प्रूव किया, उसके बाद इनको भी इसके लिए नोबेल अवार्ड मिला। तीन ही साइंटिस्ट अपन मुख्य हैं इसके अंदर। तो आपसे पूछा जाए कि भाई फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डिस्कवरी का पूछा जाए, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, तो हर्ट्ज लिखिएगा। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन हॉलवेक्स और लेनार्ड, और जो अल्बर्ट आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के लिए उनको नोबेल अवार्ड मिला, और एक मिलिकन को भी अवार्ड मिला, किसके लिए? तो आवेश के क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के लिए। दहली आवृत्ति क्या है? व्हाट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? मैंने कहा ना, क्या है? न्यूनतम आवृत्ति, मिनिमम फ्रीक्वेंसी। क्या लिखा है? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इमिट इलेक्ट्रॉन, नहीं, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिकतम आवृत्ति, गलत। मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए न्यूनतम आवृत्ति, बिल्कुल सही जवाब। ठीक, ज्यादा समय खराब नहीं करना, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट डज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स ऑन? फोटो इलेक्ट्रॉन्स की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करेगी? प्रकाश की आवृत्ति पर, प्रकाश की तीव्रता पर, वर्क फंक्शन पर, बोथ वन एंड टू। देखो, सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए आपको दो सबसे महत्वपूर्ण जो चीजें हैं वो चाहिए एक तो आपको फ्रीक्वेंसी, और एनर्जी भी उसको चाहिए होती है, दोनों ही बातें उसके लिए होना चाहिए। तो ये दोनों ही कंडीशन अगर वो फुलफिल करता है, यानी कि आपका जो फोर्थ वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो गया, बोथ वन एंड थर्ड। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या किस पर निर्भर करती है? इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन, अभी मैंने बताया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो डिसाइड करता है वो कौन करता है? आवृत्ति करती है? तो नहीं करती है भैया। कार्यफलन करता है? तो नहीं करता है। कौन करता है? इंटेंसिटी करती है, तीव्रता डिसाइड करती है कि जो इलेक्ट्रॉन
जो आपने लाइट डाली है उस लाइट की तीव्रता इंटेंसिटी कितनी है, तो वही लाइट आपका करंट को डिसाइड करती है, मेटेरियल इलेक्ट्रॉन को डिसाइड करती है कि कितने इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे। ठीक है, तो बात ध्यान रखना कहानी। अगला क्वेश्चन, प्लांक कांस्टेंट की इकाई, यहां अपन ने E इज इक्वल टू एच न्यू पढ़ा और H इज इक्वल टू ई बाई न्यू से मैंने अभी थोड़ी देर पहले निकाला था जूल, और इसका सेकेंड इनवर्स 1, तो ये जूल सेकेंड। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्लांक कांस्टेंट H, प्लैंक स्थिरांक H की इकाई। प्लैंक स्थिरांक का मान तो ये भी फिक्स याद रखना ही है, 6.63 गुणित 10 की घात माइनस 34 जूल सेकेंड। ये सब इनकी पावर है, 10 की घात 8 है, 10 की घात माइनस 34 जूल सेकेंड। अगला है, द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट provides the experimental evidence for which the following theories। फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव निम्न में से किस सिद्धांत के लिए प्रायोगिक साक्ष्य प्रदान करता है? वेव नेचर ऑफ लाइट, पार्टिकल नेचर, क्वांटम मैकेनिक्स या ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव बच्चों ध्यान रखना, ये कण प्रकृति को बताता है। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव ने बताया, इलेक्ट्रॉन इमिशन और वो पूरी कहानी है। तो पार्टिकल की जो कण प्रभाव है, कण प्रकृति को दर्शाता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव। अगला है, व्हाट हैपन व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट बिलो द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इन फोटो इलेक्ट्रिक। यदि फोटो इलेक्ट्रिक प्रकाश विद्युत प्रभाव में प्रकाश की आवृत्ति सीमा आवृत्ति यानी दहलीय आवृत्ति से कम हो तो क्या होगा? अगर सीमा आवृत्ति दहलीय आवृत्ति से कम है यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉन आर इमिटेड इंस्टेंटली, इलेक्ट्रॉन तुरंत उत्सर्जित होंगे, तो गलत बात। इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड विथ लो एनर्जी, कम ऊर्जा के साथ उत्सर्जित होंगे, गलत बात। नो इलेक्ट्रॉन आर इमिटेड, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अगर कम फ्रीक्वेंसी है, दहलीय आवृत्ति से कम आवृत्ति है, तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे ही नहीं, ये बिल्कुल पक्का दिमाग में लेकर चलना है। तो नो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकले। नेक्स्ट, वेव नेचर ऑफ मैटर, पदार्थ का तरंग स्वरूप। तो डी ब्रोगली जो परिकल्पना है वो कहती है कि एवरी मूविंग पार्टिकल हैज अ वेव एसोसिएटेड विथ इट, हर गतिमान कण के साथ एक तरंग जुड़ी होती है। ठीक है, हर गतिमान कण के साथ एक तरंग जुड़ी होती है। जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो होती है लेमडा इज इक्वल्स टू एच बाई पी। ये डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य होती है। इसमें एच प्लांक कांस्टेंट है, पी मोमेंटम यानी कि संवेग, एच प्लांक नियतांक है, पी संवेग। P इज इक्वल टू, अगर इस फॉर्म में लिखें, h बाई एम वी, लेमडा इज इक्वल टू। ठीक, अगर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में अगर आपको लिखना पड़े इसको, तो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में जो रिलेशन होता है और अंडर रूट ऑफ P इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2m के। ठीक, अगर हमारे पास पोटेंशियल हो तो 2m k इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं QV। इन सब की अगर वैल्यू पुट कर दें हम लोग, और इन सब को जैसे मास की वैल्यू 9.1 10⁻31 और चार्ज है ना, मिनिमम पॉसिबल चार्ज 1.6 10⁻19, ये सारी वैल्यू, और एच प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू 6.6 10⁻34, ये सारी वैल्यू पुट करके अगर कैलकुलेट करें तो अंडर रूट 150 वी अपॉन वी इंटू 10⁻10 मीटर, या फिर अंडर रूट 150 वी एंगस्ट्रॉम, ये आ जाएगा। या फिर इसको 12.27 अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम। तो ये फॉर्मूले हैं जो आपके काम आ सकते हैं, इनसे ही आपके सारे ऑब्जेक्टिव और सारी चीजें बन जाएगी। तो देखते हैं क्या क्या है। तो डी ब्रोगली क्या कहती है कि भाई हर गतिमान कण एक तरंग जुड़ी होती है। तो विद्यार्थियों, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पर बात करते हैं। व्हाट डज द डी ब्रोगली वेवलेंथ डिपेंड्स, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य किस पर निर्भर करता है? अब देखो, ऑप्शन है मास एंड वेलोसिटी, द्रव्यमान और वेग, फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी, आवृत्ति और तीव्रता, प्लांक कांस्टेंट वैल्यू, केवल प्लांक स्थिरांक, नन ऑफ द अबव। तो विद्यार्थियों, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी हमने पढ़ा हुआ है।
अब यहाँ दिख रहा है ऑप्शन में कि भाई यहाँ पर v वेग है, वेलोसिटी है, m द्रव्यमान, मास है। तो विद्यार्थियों ये जो डिपेंड कर रहा है, तरंगदैर्घ्य जो डिपेंड करती है वो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। द्रव्यमान जो तरंगदैर्घ्य है द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती और वेग के व्युत्क्रमानुपाती, अर्थात किस पर डिपेंड है बच्चों? तो द्रव्यमान और वेग पर। केवल अगर ये केवल नहीं लिखता, देखो केवल प्लांक स्थिरांक लिख दिया, इसीलिए ये संभव नहीं, क्योंकि प्लांक नियतांक पे निर्भर तो है पर उसके साथ साथ द्रव्यमान और वेग पर भी निर्भर करती है, इसीलिए ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस द वेवलेंथ ऑफ ए मूविंग पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स। डी ब्रोगली परिकल्पना के अनुसार गतिमान कण का तरंगदैर्घ्य इसके ये जो व्युत्क्रमानुपाती है ना, विपरीत अनुक्रमानुपाती मतलब व्युत्क्रमानुपाती, किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? वेलोसिटी के, वेग के, मास यानी कि द्रव्यमान के, काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा के, या बोथ ए एंड बी, एक और बी दोनों के। तो विद्यार्थियों हमने ये अभी पढ़ा कि भाई द्रव्यमान मास के व्युत्क्रमानुपाती और वेग के भी व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल वेलोसिटी के भी, यानी ये दोनों ही करेक्ट हैं, पहला और दूसरा, यानी कि फोर्थ वाला ऑप्शन हो जाएगा, है ना, बोथ 1 एंड 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र है, तो लैम्बडा इज इक्वल टू h/p। तो पहला वाला ऑप्शन सीधे सीधे हो गया। डी ब्रोगली, व्हाट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली रिलेशन व्हाट इज द वेवलेंथ लैम्बडा ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ वेलोसिटी v। डी ब्रोगली संबंध के अनुसार एक इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्घ्य लैम्बडा क्या होगी जिसकी गति v है? तो लैम्बडा इज इक्वल टू h/mv, सेकेंड वाला हो जाएगा। सिंपल सा है, तो सब उसी से फॉर्मूले से ही बन रहे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड द कन्फर्म द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। प्रकाश की कण प्रकृति को सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग किया जाता है? फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव, इलेक्ट्रॉन डिफ्रेक्शन, या कॉम्पटन स्कैटरिंग, या बोथ 1 एंड 3। ये देखो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड है, डी ब्रोगली से नहीं है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट जो है प्रकाश की कण प्रकृति को दोनों ही बताते हैं, यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव है ना। फोटो इलेक्ट्रिक को हिंदी में प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ। और तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन स्कैटरिंग, कॉम्पटन फैलाव, कॉम्पटन प्रभाव, दोनों ही जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव की कण प्रकृति को दर्शाते हैं। तो बोथ 1 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्रकाश की क्वांटम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? मैक्स प्लांक, अल्बर्ट आइंस्टाइन, निल्स बोर, या लुइस डी ब्रोगली। तो जो क्वांटम सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले हैं हमारे मैक्स प्लैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज डबल्ड तो द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन विल बी। यदि गिरने वाली प्रकाश की आवृत्ति को दोगुनी कर दिया जाए तो प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा होगी। देखो आप इस चीज को समझिएगा कि हमारे पास जो इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज डबल तो द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, तो E इज इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ा हुआ है h न्यू। ठीक, अब आपसे ये कहा गया कि जो आवृत्ति है वो दोगुनी हो जाए, इसको आपको क्या कर देना है? ठीक डबल कर देना है। तो ऊर्जा भी बच्चों आपकी क्या हो जाएगी? दोगुनी, डबल हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन केवल तब होता है जब फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट लेस देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। प्रकाश की आवृत्ति थ्रेशोल्ड आवृत्ति से क्या हो? कम हो। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इक्वल टू थ्रेशोल्ड, प्रकाश की आवृत्ति थ्रेशोल्ड आवृत्ति के बराबर हो। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, प्रकाश की आवृत्ति थ्रेशोल्ड आवृत्ति से अधिक हो। इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज वेरी हाई, प्रकाश की तीव्रता बहुत अधिक। देखो मैंने पहले ही कहा कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो प्रकाश की आवृत्ति है, अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर आ जाती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जहां जिससे कम आवृत्ति पे इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होती है, तो आप थ्रेशोल्ड इक्वल फ्रीक्वेंसी पर अगर आवृत्ति हैं
तो आपका काम हो जाएगा। कम वाला हो नहीं सकता है, ज्यादा वाला, ज्यादा पे तो प्रकाश इमिट होंगे ही होंगे इलेक्ट्रॉन, पर बराबर पर भी होगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे, तो प्रकाश थ्रेशोल्ड आवृत्ति के बराबर हो। ठीक, प्रकाश विद्युत कार्य फलन क्या है? व्हाट इज द फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन? एनर्जी रिक्वायर्ड टू लिबरेट वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को मुक्त कराने के लिए आवश्यक ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमीडिएट इलेक्ट्रॉन, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, प्रकाश की थ्रेशोल्ड आवृत्ति। तो एक इलेक्ट्रॉन को मुक्त कराने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है वो वर्क फंक्शन होता है। ठीक है, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज प्रोपोर्शनल टू, फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा, गिरने वाले प्रकाश की तीव्रता, गिरने वाले प्रकाश की आवृत्ति, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य या धातु का तापमान, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट या टेम्परेचर ऑफ मेटल। देखो बच्चों, जो गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी है, डिपेंड करेगी भैया कि भाई मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज प्रोपोर्शनल टू, तो गिरने वाले प्रकाश की तीव्रता पर डिपेंड करेगी, यानी इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट पर डिपेंड होती है। द फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, प्रकाश विद्युत धारा निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश की तीव्रता, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, प्रकाश की आवृत्ति, वेवलेंथ ऑफ लाइट, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रकाश विद्युत धारा है, इंटेंसिटी, जो मैंने पहले ही बताया कि इलेक्ट्रॉन कितने निकलेंगे ये कौन डिसाइड करता है? ये इंटेंसिटी, तीव्रता डिसाइड करती है। तो इंटेंसिटी यानी प्रकाश की तीव्रता पर डिपेंड होते हैं। तो विद्यार्थियों, वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। इस वीडियो में हमने ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन को पूरा कवर किया है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।